नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार विधानसभा चुनाव में अब एनडीए के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। पहले चरण के मतदान के बाद सीएम योगी ने दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने पश्चिम चंपारण के लोरिया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान ही सीएम ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस की घोषणाएं झूठी हैं। ये वही दल है जो बिहार को लूट और अपराध की राजनीति में झोंक चुके हैं। बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है, अभिनंदनीय है। 65% मतदान बिहार की धरती में बिहार के नौजवानों के द्वारा और स्पष्ट रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहां की ईवीएम खुलेंगी तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। ये महागठबंधन में हिम्मत नहीं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर सके। अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कैसे होता है? आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे माफिया की चूलें हिल जाती हैं और माफिया के आंका भी थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। और यही कहने के लिए आया हूं, ये क्या एनडीए कर सकता है? ये कांग्रेस, आरजेडी और इसके जितने भी पार्टनर हैं ना, ये तो आपकी आस्था का अपमान करते हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं, खानदानी माफिया को गले से लगाते हैं। याद करिए कैसे ये लोग जो माफिया सरेआम व्यापारण का प्रण करते थे उनको गले से लगाने का काम करते हैं। इनकी गरीबों के प्रति संवेदना नहीं है, इनकी संवेदना गुंड और माफियाओं के प्रति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार बिहार के दौरे पर नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के लिए उन्होंने आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में धुआंधार चुनाव प्रचार कर एनडीए के समर्थन में वोट अपील की है और साथ ही विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया है। ढाका विधानसभा से ही बीजेपी के प्रत्याशी पवन कुमार जायसवाल के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा है कि वे ऐसे दलों से सावधान रहें जो सिर्फ खानदानी लुटेरे को संरक्षण देते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार और देश अब परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति चाहता है। यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों,
हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं करने होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के दौरान बिहार का जब राम भक्त जाता था, कार सेवक जाता था, कांग्रेस की सरकार कहती थी न्यायालय में कि राम तो है ही नहीं। आरजेडी राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकता था। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती थी, लेकिन जब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बनी तो बहन और भाइयों, अब अयोध्या में राम मंदिर है। कांग्रेस के समय में हम बोलते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं, और आखिर राम मंदिर का निर्माण हो गया ना। ये बीजेपी और एनडीए ही कर सकती है। अगर हमने ये मंदिर का निर्माण किया है, याद करना, मंदिर का निर्माण किया है अयोध्या में, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा दिया है। आज बिहार के साथ साथ पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज बहन और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की मुफ्त सुविधा प्राप्त हो रही है। 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खुल गए हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, ये मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने दिया है। बहन और भाइयों, विरासत भी है, विकास भी है और गरीबों का कल्याण भी। और ये तब हो पाया है जब एकजुट होकर के आप सबने मोदी जी का सहयोग किया है, समर्थन किया है। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वर्णिम बिहार के लिए बंटना नहीं है, बटेंगे तो और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है कि 26 मार्च 26 तक नक्सलवाद को और घुसपैठ को पूरी तरह समाप्त करना है। घुसपैठियों के आटा को भी ठीक करेंगे। और बहनों और भाइयों, अब तो देखो, जिन लोगों ने खानदानी लुटेरों ने, जिन लोगों ने बिहार को लूटा, आज वे खानदानी माफियाओं का समर्थन करने के लिए फिर से आ गए हैं। ये खानदानी माफियाओं को चुनाव मत जीतने देना, कतई मत जीतने देना। और यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि हमें फिर से पवन जायसवाल को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। इनको आशीर्वाद देंगे ना, इनको आशीर्वाद देंगे ना। और याद रखना कि बटेंगे तो और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो हमें सेफ रहने के लिए और स्वर्णिम बिहार के लिए, विकसित ढाका के लिए पवन जायसवाल को कमल छाप पर भारी बहुमत से विजयी बनाना है। आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। पवन जायसवाल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। दोनों हाथ उठा करके बोलो, जहां इधर उधर पीछे, बाउंड्री वॉल के आगे पीछे और पीछे खड़े हैं लोग, काफी दूर तक खड़े हैं, काफी दूर तक खड़े हैं। सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा जब घर घर जाकर के वोट मांगेंगे, कमल छाप के लिए मांगेंगे। आशीर्वाद मिलेगा ना,
तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मथुरा से आपको खबर बता दें, जहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का मामला और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1.5 घंटे तक ये सुनवाई हुई है। 12 दिसंबर को ही मामले में अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। आपको बताते चले कि जस्टिस अवनीश सक्सेना के सिंगल बेंच में सुनवाई है। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर हुई सुनवाई और इसके साथ ही जस्टिस अवनीश की पक्ष में ही सुनवाई हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर मामला जो था उस पर सुनवाई हुई है और आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर बहस हुई है। पिछली तारीख पर हाई कोर्ट में 1.5 घंटे तक सुनवाई हुई है और इसके साथ ही हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। तो फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला जो था उसको लेकर अब सुनवाई हुई है। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जो सुनवाई हुई है, क्या फैसला आ चुका है? श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह बाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सभी 18 केसों पर एक साथ सुनवाई हुई। हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकार दोनों पक्षकारों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करने के निर्देश दिए हैं और अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। सभी पक्षकारों से अपने अपने केसों में जो कमियां हैं और फाइलों में कमियों को पूरी करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस मामले में हिंदू पक्षकारों ने जल्द से जल्द सुनवाई की मांग न्यायालय के सामने रखी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अब इस मामले में 12 दिसंबर की तारीख नियत की है। 12 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई हो सकेगी। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन सुनवाई काफी समय से चल रही थी, तो इसको लेकर अब लोगों की कोई उम्मीदें थी जो उस पर अभी तक कुछ टिप्पणी हो पाई है? जी, निश्चित रूप से लगातार पिछले 1.5 साल से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्षकार लगातार इस मामले की रेगुलर सुनवाई की मांग करते चले आ रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्षकार भी इस मामले में सुनवाई की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद और जो केस की में कमियां हैं, फाइलों में इसकी कमियों को हर हालत में 12 दिसंबर पूरा करने के निर्देश के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में 12 सितंबर को सुनवाई के बाद ही अपना निर्णय दे सकेगा। जहाँ तक रही बात हिंदू पक्षकारों की, हिंदू पक्षकार दिनेश फलाहारी जो इस केस के मुख्य पक्षकार हैं, वो लगातार 3 साल से नंगे पांव रहकर भूखे रहकर इस केस की सुनवाई में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार किसी मुंह पर मंदिर बनाने की मांग करते चले आ रहे हैं। धर्मेंद्र, सुनवाई कितने समय तक हुई है और जो अगला वाला पक्ष था उन्होंने भी अपनी बात रखी है? जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। लगभग 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद और हिंदू पक्षकार मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने ये निर्णय किया अब इस मामले में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। और हिंदू पक्षकार लगातार ये मांग करते चले आ रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इस केस की लगातार सुनवाई हो ताकि इस मामले में अयोध्या और काशी की तरह जल्द से जल्द निर्णय आ सके, भाई भव्य कृष्ण मंदिर बन सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। का मुकदमा लगा था, क्या हुआ उसकी जानकारी दीजिए। आज माननीय न्यायालय में जो पिछली एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी थी उन पर विचार विमर्श हुआ। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जितनी भी अमेंडमेंट वगैरह जमा हैं और एप्लीकेशन लगी हुई हैं उन पर जो कमियां हैं उस कमियों के बारे में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आप अपनी कमियों को पूरी करें और सुनवाई निरंतर चलेगी। माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की डेट लगा दी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वक्ताओं के मध्य में जो बहस हुई उस सभी बहस को सुनते हुए माननीय न्यायालय अब इन श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 मुकदमों की सुनवाई 12 दिसंबर को करेगी। मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
आज कोर्ट नंबर 81 में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की डेट दी है सभी अर्जियों में। उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन उन्होंने लगाई है कि सब में उनमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, तो उनसे कहा गया कि आपको WSP अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उस पर भी कहा गया। और कुछ डॉक्यूमेंट उनके बिना नंबरिंग के थे, एफिडेविट नहीं थे, तो वो CPC की धारा 17 के तहत लाई नहीं करते हैं, तो वो भी चीज़ आएगी सामने। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उन सब चीज़ों को आत्मसात करते हुए पूरी चीज़ों को कंसोलिडेट किया है कि उसमें इसीलिए आज सबको बुलाया था। इसीलिए फिजिकल अपीयरेंस थी पार्टीज़ की भी और लॉयर्स की भी, कि फिजिकल अपीयरेंस होके, क्योंकि नए जज साहब आए थे पिछली डेट से इस डेट पे, तो उन्होंने कहा कि सबको हम समझ लें। और ये भी कहा है सभी लॉयर्स से कि आप लोग भी फाइल इंस्पेक्ट कर लें, बल्कि रिकॉर्ड है, जब फाइल इंस्पेक्ट कर लेंगे तो बताने में आसानी रहेगी। सभी पार्टियों को अब ओरिजिनल सूट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 जनपद रामपुर में पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। काफी समय से गायब चल रहे 4 पुरुष और 1 महिला पुलिस आरक्षी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया है और वहीं 5 पुलिस आरक्षियों को खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि सभी अलग अलग थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात थे। रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र की रामपुर जनपद में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 पुलिस आरक्षियों को निलंबित किया गया है, जिसमें 4 पुरुष हैं, 1 महिला है। बता दें अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर नदारत पाए गए थे। इसको देखते हुए विद्यासागर मिश्र ने बड़ी कार्रवाई की है और इनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि जांच में क्या निकलता है, उसके बाद और किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रामपुर से आर्यन टीवी के लिए सुरेश कुमार। ऐसा 5 पुलिस आरक्षियों पे, जिसमें से 4 पुरुष आरक्षी, 1 महिला आरक्षी, ये सभी लोग अपनी ड्यूटी से लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे। इन सभी 5 आरक्षियों को निलंबित किया गया है। कोई जांच की बड़ी निलंबन के बाद इनकी विभागीय कार्रवाई आसन में की जाएगी। गोरखपुर GRP पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। GRP ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान ही एक संदिग्ध व्यक्ति के पास से लगभग 1 करोड़ रुपए की नगद राशि बरामद की है। बता दें कि व्यक्ति ये पैसे वैशाली ट्रेन से बिहार के मोकामा में ही ले जाने की फिराक में नजर आया था, लेकिन उसके पहले ही GRP पुलिस ने अटैची में रखे लगभग 1 करोड़ रुपए के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार चुनाव के मद्देनजर लगातार GRP RPF की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों सामान की चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में आज प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर VIP गेट के पास एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में सूटकेस लिए हुए दिखाई दिया। इसको रोक करके चेक किया गया तो उसमें 99,09,000 रुपये नगद बरामद हुए। कहाँ से आ रहा था? पूछने पर बताया कि ये पैसा उसने गोरखपुर में लिया है और वो मोकामा का रहने वाला, मोकामा लेकर जा रहा था। पैसे का हिसाब किताब के बारे में? पैसे के हिसाब किताब अभी नहीं दे पाया। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। अग्रिम कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जाएगी। किस जगह से जाने वाला था? ये वैशाली ट्रेन पकड़ने के लिए बता रहा था। उसके पास से टिकट मिला है? अभी जी जानकारी की जाएगी। क्या नाम बताया आपका? उसका नाम है माधव मुकुंद, सन ऑफ संजय कुमार, वार्ड नंबर 14, रामचरण टोला, मोकामा का रहने वाला है। कई चुनाव में कोई पैसे खर्च करने के लिए अभी इस संबंध में विस्तृत जानकारी की जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस ने शादी का झांसा देकर लूटपाट करने वाले लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने दुल्हन और उसकी मां और पति को गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग का सरगना फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9,500 नगद और सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल और शादी का लाल जोड़ा बरामद किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह नकली शादी कर दुल्हो और उसके परिवार से जेवर और नकदी लूट कर फरार हो जाता था। खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस ने 2 महिला हत्यारों को ही
मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त ने रीवन में ही महिला की हत्या कर शव का चेहरा जला दिया था। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद की है। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में ही गोली लगने के बाद घायल हो गए और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि ये गिरफ्तारी महिला हत्या के संगठित गिरोह पर बड़ी सफलता है। आज दिनांक 7/11/2025 को थाना मौधा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 385/25 की धारा 103/1 तथा 238 BNS के अभियुक्त राम सुफल प्रजापति पुत्र पचुआ निवासी बरहेंडा थाना अतरा जिला बांदा, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष एवं उसके सह अभियुक्त सोनू यादव पुत्र जगदेव निवासी गुरदहा थाना मौधा नेशनल चौराहे से इंगोटा मार्ग पर मोटरसाइकिल से जाने की सूचना थाना मुखबिर खास द्वारा प्रभारी निरीक्षक मौधा की टीम को दी गई। अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायरिंग की गई। इस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। अभियुक्त राम सुफल प्रजापति के दाहिने पैर पर तथा अभियुक्त सोनू यादव के बाएं पैर पर गोली लगी। घायल अभियुक्तों को उचित उपचार हेतु CHC मौधा भेजा गया। अभियुक्तों के पास से देसी तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद हुआ। मौके पर फील्ड यूनिट मौजूद है तथा उसके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। खबर हमीरपुर से है, जहां डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर केडी शर्मा ने ही मोरंग ओवरलोड डंपर को पकड़ा है। रानी लक्ष्मीबाई तिराहे से शुरू हुई कार्रवाई यमुना नदी पुल पर तक चली है और ये भी बताते चले आपको कि एसडीएम की गाड़ी में ही हूटर बजाकर डंपर चालक को रोका गया, लेकिन वो रफ्तार बढ़ाता रहा। आखिर में जवाहर नाले के पास डंपर को रोका गया और कुछेछा चौकी से ही सीज कर खनिज अधिनियम के तहत ही केस दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ओवरलोड डंपर पकड़ा गया है और आपको बता दें कि एसडीएम की बड़ी कार्रवाई हुई है और ओवरलोड डंपर यहां पर पकड़ा गया है। यमुना पुल तक ये बताया जा रहा है कि पीछा किया गया है और घटना का वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि यमुना पुल पर यह बताया जा रहा है, ये पूरा मामला जो है वहां से सामने आया है। एसडीएम की बड़ी कार्रवाई हुई है और जिसके बाद ये गिरफ्तारी भी की गई है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि डीएम के निर्देश पर ही एसडीएम सदर केडी शर्मा ने ही मोरंग ओवरलोड डंपर को यहां पर पकड़ा है और रानी लक्ष्मीबाई तिराहे से शुरू हुई कार्रवाई यमुना नदी पुल तक ही चली है। एसडीएम की गाड़ी में ही हूटर बजाकर डंपर चालक को रोका गया, लेकिन वो रफ्तार बढ़ाता रहा, वो भागने की कोशिश करता रहा। आखिर में जवाहर नाले के पास ही डंपर को रोका गया और जिसके बाद कुछेछा चौकी में ही सीज कर खनिज अधिनियम के तहत ही केस भी दर्ज किया गया। घटना का वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा है। तो हमीरपुर से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर अब एसडीएम की कार्रवाई हुई है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।